सबसे पहली मिस्ट्री आती है ब्लैक ब्लेड्स को लेकर। हमने सबसे पहली ब्लैक ब्लेड बेराटी में मिहोक के पास देखी थी, जो डॉन क्रीक को मारने के लिए आया था, और उस टाइम पर किसी ने भी उसके ब्लैक होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट कुछ चैप्टर्स के बाद थ्रिलर बार्क में हमें र्यूमा के पास भी ब्लैक ब्लेड शिसुई देखने को मिली। इवन जब जोरो ने उसे हरा भी दिया था, तब भी उसने सीधा शिसुई को जोरो को ही दे दिया। बट असली सवाल ये है कि आखिर स्वॉर्ड्स ब्लैक ब्लेड बनती कैसे है, क्योंकि मिहोक ने तो कहा था कि कोई भी स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बन सकती है। जब जोरो ने आर्नामेंट हाकी को फ्यूज करके पीका को कट किया था, तो कुछ टाइम के अंदर ही वो पहले जैसी हो गई। शायद इस चीज के बारे में मेनली पानो के लोगों को ही पता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड्समिथ में काफी ज्यादा माहिर है। और कमाल की बात तो ये है कि रोजर, रेलिक और ज़ेबेक जैसे बंदे भी अपनी ब्लेड्स को ब्लैक नहीं कर पाए। नेक्स्ट मिस्ट्री आती है लोगिया डेलफ्रूट्स की अवेकनिंग। वन पीस में ज़ोआन, पैरामीशिया एंड लोगिया डेलफ्रूट एग्जिस्ट करते हैं। हमने ज़ोआन और पैरामीशिया की अवेकनिंग तो देखी है, बट कभी लोगिया डेलफ्रूट्स की नहीं। लोगिया डेलफ्रूट का इंट्रोडक्शन हमें लोस्ट टाउन में स्मोकर के साथ हुआ था, और उस टाइम पर स्मोकर लूफी को बहुत बुरी तरह मैन हैंडल कर रहा था। बट आर्नामेंट हाकी के कॉन्सेप्ट के बाद लोगिया डेलफ्रूट्स की इज्जत थोड़ी कम हो गई, और इन फ्रूट्स की अवेकनिंग पर फैंटम ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। ज़ोआन यूजर्स की अवेकनिंग से उनके आसपास ब्लैक क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और पैरामीशिया की अवेकनिंग से वो सराउंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही लोगिया के साथ भी हो। तुम्हें याद होगा कि अकाइनो वर्सेस ओकीजी की फाइट में पंक हैजर्ड आधा आइस और आधा मैग्मा में बन गया था। अगली मिस्ट्री आती है ड्रम आइलैंड से। तुम्हें याद होगा कि जब स्ट्रो हेड ड्रम आइलैंड में आए थे, तब उसोप एंड वीवी डेल्टन से कुछ बात कर रहे थे, और फिर डेल्टन ने उन्हें बताया कि कुछ टाइम पहले 5 पायरेट्स के ग्रुप ने इस कंट्री को लगभग तोड़ दिया था, और हमें बाद में पता चलता है कि वो पायरेट ग्रुप ब्लैक ब्लेड पायरेट्स थे। और सवाल ये आता है कि टीच वहाँ करने क्या आया था। कुछ फैंस मानते हैं कि वो चोपर का डेलफ्रूट चुराने आया था, क्योंकि मे बी चोपर फॉरेस्ट गॉड है। जब उसने डोमिनिवर्सी वाले जायंट्स को पंच मारा तो उनका इफेक्ट खत्म हो गया, जबकि उसने आर्नामेंट हाकी का यूज भी नहीं किया था। अगली मिस्ट्री आती है ईमू। ईमू का फर्स्ट रिवील रेवरी आर्क में हुआ था, जहाँ उसके आउटफिट को देखकर लोग उसे एक फीमेल कैरेक्टर समझ रहे थे, और एल्बाफ में हमें फाइनली ईमू का पूरा कैरेक्टर डिजाइन एंड जेंडर रिवील कर दिया गया है। ईमू काफी सारी मिस्ट्रीज होल्ड करता है, जैसे कि उसकी इमोर्टलिटी। अगर हम ये मान भी ले कि उसे इमोर्टलिटी की पावर ओपे ओपिनोमी से मिली है, और फिर भी वो दूसरों को इमोर्टल बना सकता है। अपनी डोमिनिवर्सी से वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को अपनी साइड कर सकता है, और उसकी ओमेन पावर्स अटैक को काउंटर एंड लोगों को हील भी कर सकती है। यहाँ तक कि वो ब्लैक ब्लेड भी बना सकता है। हो सकता है कि ओडा सेंसेई एल्बाफ में हमें उसकी और भी पावर्स रिवील कर दे, क्योंकि अभी उसकी लूफी से फाइट होनी बाकी है। इस स्टोरी के बाद चलो हम दोबारा से ब्लैक ब्लेड पर चलते हैं। जया आर्क में बेलामी लूफी एंड जोरो को बुरी तरह मारता है, और फिर जब वो वहाँ से बाहर आए तो उन्हें मिलता है ब्लैक बियर्ड। फिर जब ब्लैक बियर्ड अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, The dreams of pirates will never end. तो नामी थोड़ी कंफ्यूज थी, और वो लूफी को उससे स्काई आइलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछती है, इन पे उनका ये आंसर था, It's not he. Probably they. अब अगर तुमने देखा हो तो ब्लैक बियर्ड के दांत हमेशा चेंज होते रहते हैं, और बगी ने भी कहा था कि वो 3 दिन में एक बार भी नहीं सोया। हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा सोल्स हो, या फिर ये कोई मिस्ट्री थी ही नहीं। क्या पता लूफी एंड जोरो उसके क्रू के बारे में बात कर रहे थे, जो वहाँ छुपे हुए थे, और अगली थ्योरी का कनेक्शन उसकी सोल से ही है। हमने सीरीज में देखा है कि कोई भी कैरेक्टर 2 डेलफ्रूट कंज्यूम नहीं कर सकता, और टीच एक लोता है जिसने एक काम करके दिखाया। और क्वेश्चन ये आता है कि उसने ऐसा किया कैसे। और अगर हम इस चीज को इग्नोर भी कर दे, फिर भी उसने तीसरा डेलफ्रूट चुराने की भी कई बार कोशिश की है, जैसे कि अमेज़न लिली में हैनकॉक का फ्रूट, या फिर लोका ओपियोपेनोमी, और मे भी चोपर का फ्रूट भी। और ऐसा भी नहीं है कि वो इन फ्रूट्स को चुरा कर अपने क्रू को खिला दे, बिकॉज वो सारे पहले से ही पावर यूजर्स हैं। और एक लास्ट ब्लैक बियर्ड से रिलेटेड थ्योरी जो आती है उसकी रॉ पावर्स के बारे में। अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूछूं कि करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो तुम सीधा शैंक्स का ही नाम लोगे। मैंने शैंक्स के रोजर के क्रू में आने से योंको बनने तक की पूरी जर्नी को कवर किया है, जिसे तुम चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब शैंक्स टीच से मिला था, तो उसने बताया कि टीच ने उसे एक परमानेंट स्कार दिया था, और ऐसा नहीं था कि शैंक्स उस टाइम पर केयरलेस हो। तो फिर उसने शैंक्स को स्कार दिया कैसे, क्योंकि शैंक्स के ऑब्जर्वेशन की पूरी सीरीज में सबसे टॉप नॉच है। अगली मिस्ट्री आती है थ्रिलर बार्क से, जो कि आर्क की एंडिंग में हुई थी। जब स्टूडेंट पायरेट्स वहां से सेल करने के लिए रेडी थे, तो उन्हें मिस्ट में कुछ अनयूजुअल नोटिस हुआ। कुछ टाइम के बाद हमें कुछ जायंटिक सैल्यूट्स दिखाए गए, जिनकी रेड आइज थी, और ये चीज इग्नोर करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इवन मांगा में तो इस बीच वाले क्रिएचर ने कुछ बोला भी था। चैप्टर 1167 में हेरल्ड पायरेट शिप्स को मिस्ट में डिस्ट्रॉय कर देता है, और लोगों ने भी उसे इमोशनल समझ लिया था। और जब एक रिपोर्टर ने एक पायरेट से पूछा कि ये क्या चीज थी, और क्या ये फ्लोरियन ट्रायंगल में हुआ, तो उस पायरेट ने कहा था कि हम फ्लोरियन ट्रायंगल के आसपास भी नहीं थे, यानी फ्लोरियन ट्रायंगल में कुछ तो मिस्टीरियस क्रिएचर जरूर से है, और ये काफी हद तक ईमू जैसा लग रहा था। अगली मिस्ट्री आती है इम्पेल डाउन से। जब लूफी इसको बचाने के लिए इम्पेल डाउन आता है, तो वो इवानकोव से मिला, और जब इवानकोव एंड लूफी इम्पेल डाउन के लेवल 6 पर पहुंचे, जहाँ लूफी दोबारा क्रोकोडाइल से मिलता है। पहले तो लूफी क्रोकोडाइल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, बट इवानकोव बोलता है कि अगर क्रोकोडाइल ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तो वो उसके सीक्रेट को सबके
सामने बता देगा। और गैस व्हाट, ये बात सुनकर क्रोकोडाइल बिल्कुल शांत हो गया। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो जब एक रूकी था तब वो इवानकोव से मिला था और उसका उस पर एक एहसान भी है। इससे लोग ये समझ रहे हैं कि क्रोकोडाइल पहले एक वुमन था और उसने इवानकोव की मदद से अपना जेंडर चेंज करा लिया। तो सबसे क्रेजी बात तो ये है कि लोग उसे लूफी की मॉम समझते हैं। अलाबास्टा में लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल की फाइट तो सबने देखी है और जब सेनगोकू ने ये रिवील किया कि लूफी ड्रैगन का बेटा है तो उसने उसे मिहोक से बचाया, डोफ्लामिंगो से बचाया और लास्ट में अकाइनु से भी। एक बार तो उसने एज के एग्जीक्यूशन को रोकने में भी मदद की थी और एक एसपीएस के दौरान ओडा ने क्रोकोडाइल का फीमेल वर्जन भी बनाया था और वो सारे वॉरलॉर्ड्स का जेंडर स्वैप करता है। मरीन फोर्ट में एक और मिस्टीरियस चीज होती है। व्हाइटबेड पायरेट से लड़ने के लिए मरीन फोर्ट में 5 वॉरलॉर्ड्स प्रेजेंट थे और फाइट की एंडिंग में डोफ्लामिंगो गेको मोरिया को मारने की कोशिश करता है। Whose orders are you following? Sengoku's? No. Someone higher. अब क्वेश्चन ये है कि कौन था जिसने डोफ्लामिंगो को ये ऑर्डर दिया। शायद वो कोंग हो सकता है और इसके पीछे का रीजन ये भी था कि मोरिया वानो से बिलोंग करता है और काइडो से हारने के बाद उसने वानो को छोड़ दिया। शायद ये बात वर्ल्ड गवर्नमेंट जानती है। अगली मिस्ट्री आती है डेविल फ्रूट से रिलेटेड। क्या तुम्हें पता है क्या कि डेविल फ्रूट्स रिस्पॉन होते कैसे है? अनखैजर में जब सीजर क्लाउन का पेट स्माइली मर गया था तो उसके सबसे पास वाला फ्रूट डेविल फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और जब टीच ने भी व्हाइटबेड का डेविल फ्रूट खाया था तो उसके क्रू ने सब ब्लैक कवर से ढक दिया ताकि कोई कुछ देख ना पाए। और अगर ये चीज सच में रियल है तो ये चीज भी समझ आती है कि डॉग क्यों हमेशा अपने पास एप्पल्स क्यों रखता है। और क्या ये चीज डोफ्लामिंगो को भी पता थी? क्योंकि उसके पास एज का फ्रूट कैसे आया ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। अगली मिस्ट्री आती है मैरी जोआस से रिलेटेड। जब लो और डोफ्लामिंगो की फाइट हो रही थी तब डोफ्लामिंगो ने ये कहा था, 俺がつい隣ではない。重大な国宝のことを知っているからだ。 यानी मैरी जोस का ट्रेजर कुछ तो बहुत डेंजरस है जो वर्ल्ड को शेक करने की पावर रखता है। और क्या पता वो जोय बॉय की स्ट्रॉ हैट हो जिसमें उसने अपनी हाकी को स्टोर किया हो। अकाइनु जब एल्डर से डोफ्लामिंगो के बारे में बात करता है तो वो बताते हैं कि वो उसे मार नहीं सकते। इसका मतलब है कि डोफ्लामिंगो के पास जरूर कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, वरना एक निकाले हुए सेलेस्टियल ड्रैगन को वो लोग इतना सीरियस क्यों लेंगे। नेक्स्ट मिस्ट्री आती है जुनिशा से रिलेटेड। वैसे तो वो खुद एक चलती फिरती मिस्ट्री है क्योंकि वो 1000 से भी ज्यादा सालों से जिंदा है एंड वो उसके बैक पर एक पूरी कंट्री कैरी करता है जिसमें मिंग ट्राइब के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री आती है उसका क्राइम। हमें ऐसा बताया गया है कि जुनिशा ने क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे हर टाइम बस चलने की पनिशमेंट मिली है और यहाँ तक कि उसे अटैक करने के लिए भी परमिशन की नीड होती है। शायद जुनिशा का क्राइम बिट्रेयल था। हमें एनीमे में बताया गया है कि 20 किंगडम्स ने जोय बॉय से फाइट की थी, ना कि जोय बॉय एंड उसके क्रू से। ऐसा हो सकता है कि जुनिशा ने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से जोय बॉय को बिट्रे कर दिया हो। अगली मिस्ट्री आती है मॉर्गन को लेकर। बिग न्यूज, मॉर्गन वन पीस का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है क्योंकि वो न्यूज को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम करता था और उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता बिकॉज इसके पास एक जोआन डेविल फ्रूट है। उसके पास एक जोआन डेविल फ्रूट है और ये हमेशा अपनी जोआन फॉर्म में रहता है। पहले लोगों को लगता था कि ये रोजे पैरेट का मेंबर मॉर्गन है और गोल्ड वैली में भी हमें इसकी अपीयरेंस देखने को मिली थी। या ये कुछ CP9 के एजेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन के बदले पैसे मांग रहा था और ये चीज सही भी है कि वो हमेशा अपने फेस को हाइड करता है वरना गवर्नमेंट वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर वो इतने समझदार सीगल्स लाता कहाँ से है? न्यूज़पेपर डिलीवर करके पैसा लेना कभी नहीं भूलते और उसने उन्हें इतना प्रॉपर ट्रेन किया कैसे? नेक्स्ट मिस्ट्री आती है शैंक से रिलेटेड। रोजे पैरेट्स के लाफ्टेल पर पहुंचने के बाद वो वापस शैंक्स एंड बगी से मिलने आते हैं। यहाँ पर रोजर एंड शैंक्स के बीच कुछ ऐसी बात हुई जिससे शैंक्स रोने लगा। जब तक शैंक्स का पास रिवील नहीं हुआ था तब लोग ऐसी थ्योरीज बना रहे थे कि गार्लिंग ने शैंक्स को मैनिपुलेट करके रोजर के खाने में पॉइजन मिलवा दिया था और शैंक्स ने यहाँ पर यही चीज रिवील की। या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मिस्ट्री हो ही ना बल्कि रोजर ने सिर्फ उसे अपनी डेथ के बारे में बताया हो। तो सुनकर शैंक्स रोने लगा और अगर ऐसा होता तो उनको ये सीन म्यूट करने की जरूरत नहीं थी। अगली मिस्ट्री आती है शैंक्स के बिगेस्ट राइवल मिहोक की। वैसे तो मिहोक खुद ये काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है और क्या तुम्हें उसके पास्ट के बारे में पता है? वॉरलॉर्ड के डेमोलिशन के बाद क्रोकोडाइल मिहोक से बात करता है और वो उसे अपने साथ ऐड होने को बोलता है एंड सरप्राइजिंगली उसने मिहोक को मरीन हंटर भी कहा। इसका मतलब है कि पास्ट में मिहोक मरीन्स को हंट करता था। वेल इसका आंसर में एक एसपीएस के दौरान खुद ओडा नहीं दे दिया। मिहोक ने मरीन्स को इसलिए मारना शुरू कर दिया था बिकॉज मरीन्स की साइड से उसे एक बिट्रेयल मिला और उस बिट्रेयल की स्टोरी क्या थी वो ओडा ने रिवील नहीं की। और तुम कमेंट से बता सकते हो कि वो क्या बिट्रेयल हो सकता है जिसकी वजह से मिहोक मरीन हंटर बन गया। नेक्स्ट मिस्ट्री आती है सेराफिम की। सेराफिम वो साइंटिफिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस है जो एक्सट्रीमली पावरफुल है और सेराफिम को वॉरलॉर्ड की क्लोनिंग करके बनाया गया है जैसे कुमा, मिहोक, जिनबे, डोफ्लामिंगो, हैनको। और क्या एक सेराफिम क्रोकोडाइल का भी हो सकता है? और अगर हाँ तो उसके पास कौन सा डेविल फ्रूट होगा? जैसे एस शार्क के पास है सिनोर पिंक का स्विम फ्रूट, एस ओक के पास है मिस्टर वन का डेविल, तो एस क्रोको के पास कौन सा डेविल फ्रूट हो सकता है? अगली मिस्ट्री आती है एंशिएंट वेपन्स की। तो हमें अब तक टोटल 3 एंशिएंट वेपन्स के बारे में बताया गया है। पहला है प्लूटोन, सेकंड है यूरेनस एंड थर्ड इज पोसाइडन। और इन तीनों में से पोसाइडन के बारे में हमें कुछ नॉलेज भी है। बेसिकली
पोसाइडन और कोई नहीं बल्कि खुद मरमेड प्रिंसेस शिराओशी है। भले ही वो खुद फाइट नहीं कर सकती बट उसे करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उसकी एक आवाज पर एक कंट्री के साइज के मैसिव सी किंग्स वहां उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और आने वाले टाइम में उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अगला एंशिएंट वेपन है प्लूटो। ये एंशिएंट वेपन बेसिकली एक एडवांस लेवल की शिप है जिसका इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन हमें टॉम के मुंह से सुनने को मिला था और उसके ब्लूप्रिंट्स भी एग्जिस्ट करते थे और टेनिस लॉबी में फ्रैंकी ने उन्हें जला दिया और फ्रैंकी खुद इतना जीनियस आदमी है कि उसे इसके ब्लूप्रिंट्स जरूर से याद होंगे, जिसका यूज करके मे भी वो फाइनल वॉर के लिए एक शिप बिल्ड करे जो होगा प्लूटोन। बट अगर बात करें यूरेनस की तो उसके बारे में हमें थ्रू आउट द सीरीज कोई जानकारी नहीं मिली है। और लास्ट थ्योरी आते हैं वर्ल्ड सेंचुरी की मिस्ट्री। वर्ल्ड सेंचुरी बेसिकली वो 100 इयर्स का टाइम था जो वन पीस में 800 से 900 सालों पहले हुआ था और इसी टाइम पीरियड के बाद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट भी एग्जिस्टेंस में आई। वन पीस में सिर्फ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स है जो वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानते हैं, जैसे कि एल्डर्स, रोजेपाइट्स और क्लोवर। बट वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बात करना या रिसर्च करना दोनों ही चीजें इलीगल है। ओहारा के स्कॉलर्स वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में स्टडी कर रहे थे और फिर उनके साथ क्या हुआ वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यानी उस टाइम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी डार्क चीजें हुई होंगी जो वो पूरे वर्ल्ड से छुपाना चाहते हो, वरना ये लोग क्रेडिट खाने के मामले में कभी पीछे नहीं हटते। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।